अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज के शो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे तारीख के दो इंतहाई अहम किरदारों से। एक है हलाकू खान और दूसरा मुस्तासम बिल्ला। सर इन्हें दोनों जो हलाकू कौन है? तुम्हें नहीं नजर आ रहा है? ये हलाकू है और वो मुस्तासम बिल्ला है। उसकी दाढ़ी है। ये मंगोल्स की आम तौर पर कोई घनी दाढ़ी नहीं होती, बहुत छोटी सी दाढ़ी हुआ करती है, मूछे बारीक मूछे। तो सर जो इस टगे जिन्होंने चंगेज खान बनाया सी उदो तो एडी एडी दाढ़ी सी हमारे शो में जी। वो इसलिए कि वो सूट बहुत कर रही थी इसे। अच्छा, यानी कि ये टग्गा है। और तुम्हारी बात नहीं हो रही, इसी की बात हो रही। अच्छा मेरे बारे च गल करो, मैं थोड़ा कोई शेव नहीं कराउना है। अच्छा हलाकू खान ने शलवार डांसर ली पाई है। अच्छा जनाब, हलाकू खान चंगेज खान का पोता था। इसका जद्दे अमजद एक बहुत बड़ा ट्राइबल चीफ और एक बहुत बड़ा बादशाह था। इस शख्स ने 10 फरवरी सन 1258 को बगदाद पर हमला किया। हमला इनफैक्ट 15-20 दिन पहले हो चुका था। यह अपने शाही एंटोराज के साथ एंटर 10 तारीख को हुआ और 13 तारीख को इसने ऑर्डर किया था कत्लेआम का और शहर में लूटमार करने का। तेरे नाल साहब बैठे ने मेले च ढोल बजाने वाले। यार ये मुस्तासम बिल्ला है। ये 37वां और आखिरी खलीफा था अब्बासियों का। इस शख्स की एक खुसूसियत ये थी कि बड़ा नफीस और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन बदनसीबी इसकी कि ये हर वक्त हीरे जवाहरात इकट्ठे करता रहता और फरोई मामलात पर बहस मुबाहिसा इसके दरबार का खासा था। यानी जिस टाइम पर हलाकू चढ़ दौड़ा उस वक्त डिस्कशन क्या हो रही थी इसके यहाँ इंटेलेक्चुअल्स की, उलमा की, उस दौर के जो टीवी एंकर्स थे उनकी, के सुई के नक्के में से ऊंट किस तरह गुजर सकता है। कव्वे को अगर पेंट करके सफेद कर दिया जाए तो हंस बुरा मानेंगे, क्या करेंगे? फिर ठीक हमला किया हलाकू। यानी कि उस दौर की फिकियां गल्लां सी करदे सी। यानी मुर्गी के पंजे और चोंच का बाहमी ताल्लुक वो डिस्कस हुआ करता था ना। और सी पनामा लीग डिस्कस कर दे थे। इसका एक वजीर था अलकमी। वाह, उसने इसका बेड़ा गर्क करने में बड़ा रोल प्ले किया। वो अंदर से हलाकू के साथ मिला हुआ था। वो इसे मशवरे दिया करता था कि हलाकू ने आ जाना है और आप बहुत तंग होंगे, आप एक गुडविल जेस्चर के तौर पे उसे कहिए, जैसे हम करते हैं डिसआर्मामेंट, आज के दौर की डिसआर्मामेंट, आप अपनी फौज बहुत कम कर दें। तो अलकमी ने ही इसे मशवरा दिया था कि आपके महल्लात पर हीरे जवाहरात पर उठने वाले अखराजात इस कदर ज्यादा हो गए कि अब आपका बजट काटना पड़ेगा। तो उसने कहा जी ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे तो मजीद बजट चाहिए, मैं तो और खरीदारियां करनी है, मैं 4 महल और बना रहा हूं। तो उसने पूछा कि हमारा बजट सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है? उसने कहा जी डिफेंस। ये जैसे आज के हालात में हमारे अक्सर नीम दानिश्वर और सियासी लोग वो कहते हैं जी हम डिफेंस पे इतना कुछ खर्च कर देते हैं कि हमारे पास अपने लिए फलाह बहबूद के लिए बचता ही कुछ नहीं। भाई तुम रहोगे तो फलाह बहबूद होगी, अगर तुम ही ना रहे तो किसके काम आना है सारा कुछ? तो इस अहमद ने क्या किया कि डिफेंस बजट कटवा दिया, यानी 1 लाख फौज को 10,000 पे ले आया। हाँ जी। और वही अलकमी ने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है, आप जरूर करें ये, क्योंकि हमारे एक एक फौजी के अंदर इतनी कुव्वत ईमानी है कि वो मंगोलों का डट के मुकाबला करेंगे, आप फिक्र ना करें। तो ये बेवकूफ उसकी बातों में आ गया। इस पूरी एपिसोड में जो इंतहाई दिलचस्प मकालमे और डायलॉग्स हैं, ये वो हैं जो हलाकू आखिरी दिनों में मुस्तासम बिल्ला के साथ करता रहा। चलते फिरते उसने कहा बात सुनो, ये इतना जरो जवाहर तुमने इकट्ठे कर रखे हैं, इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है, ये किस काम का? तुमने फौज क्यों नहीं बनाई? तो कहने लगा कि अल्लाह की मर्जी थी, मैं क्या करता। उसने कहा अब जब मैं तुम्हारा सर तन से जुदा करूंगा ये अल्लाह की मर्जी नहीं होगी। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये तारीख के चंद इंतहाई मशहूर मकालमों में से ये एक है। अरे मुस्तासम बिल्ला तो फिर बहुत नालायक हो जाके। ऐसा वैसा नालायक, इसे जिस शख्स ने आकर इत्तला दी कि जनाब हलाकू का लश्कर जर्रार आपकी तरफ रवाना हो चुका है, इसने कहा तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, मेरे ख्यालात का सिलसिला मुंतशिर हो गया, इसको सजा दी जाए। अच्छा, जिस तरह शिकारी अपने शिकार के साथ खेलता है, जैसे चूहा आगे आगे भागता है, बिल्ली उसके साथ खेलती रहती है, कभी उसे उधर फेंकती है कभी इधर फेंकती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने उसका जो हशर करना है उसे मालूम है, लेकिन उससे पहले एंजॉय करते हैं। उसी तरह ये 10-11 रोज अपने शिकार के साथ
मुस्तासिम बिल्ला के साथ रोजाना उसे बुला लेना, उसे कहता आओ बैठो, मैं खाना खाने लगा उसी के महल में। पहले उसे कहता मैं तुम्हारा मेहमान हूं। वो ऐसा बेवकूफ है, वो समझा कि सचमुच यहाँ ये सैरो सयाहत के लिए आया है, तो मैं इसे चंद तोहफे ताहफ दे के फारिग कर दूंगा। उस दौर में होता था बड़ा कुछ देना दिलाना जो है ना, उसके बाद ये चला जाएगा, इसने यहाँ रह के क्या करना, ठंडे इलाके से आया, ये गर्म इलाका है। तो जब इसका दिल चाहता ये उसे इस तरह तलब कर लेता था जैसे किसी चपड़ासी को, किसी रनर बॉय को बुलाते हैं। तो कहता यहाँ बैठ जाओ, मैंने खाना खाना है, तुम भी मेरे साथ खाओ। तो कहता अच्छा जी मैं भी खाता हूँ, आप मेरे मेहमान हैं। वो कहता था बैठो बैठो, बातें कम करो और खाना खाओ। तो ये अपने लिए रकाबियों में सालन वालन डालता था, उसको प्लेटों में हीरे जवाहरात भर के दे देता। उन्होंने कहता ले मामा हुण है खा। हाँ कि अब ये खाओ क्योंकि तुमने यही अपने लिए इकट्ठा किया। वाह वाह वाह। वो कहता मैं कैसे खाऊं, उन्हें मुझे नहीं पता, इकट्ठे किए तो अब खा के दिखाओ। इसने बगदाद पर जो जुल्म ढाया, लोग तहे तह किए गए। कुछ लोग उससे कम बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिगर 1 मिलियन तक पहुंचता है। फिर उससे भी ज्यादा जुल्म इसने ये किया कि वहां की ग्रैंड लाइब्रेरी, जो उस दौर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पूरी दुनिया में समझी जाती थी, और उस दौर का इंटेलेक्चुअल ट्रेयर कोई और मुल्क मैच नहीं कर सकता था, इसने सारी की सारी दरिया बुर्द करवा दी कि ये है वो इल्म फजल जिसे पढ़ पढ़ कर तुम्हारा ये असर हो गया। कहते हैं कि दजला का पानी कई दिन तक स्याही की वजह से काला रहा। सर चंगेज खान तो हमेशा आपका फेवरेट रहा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਸਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ख्वाब 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। और चंगेज खान हर बारी डर जाता सी, यकीन करो। सर इसके बारे में आपकी क्या राय? ये उसके मुकाबले में बहुत मामूली था, लेकिन ये फिलोसोफर उससे बड़ा था। दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि चंगेज इसने फॉर द हैक ऑफ इट, इसको कत्लो गारत का मिलिट्री, जो आज की यूं समझे कि जैसे नेटो है, अब अमेरिका भी आज से कुछ अरसा पहले तक तो ये एक स्प्री पे निकला हुआ था, जिसको दिल चाहा फैंटी लगा दी, जिसको दिल चाहा मार दिया। तो ये तकरीबन उसी जौक का हामिल था। इसने अल्कमी के साथ जो सलूक किया वो बहुत मुनासिब था। ਕੀ ਕੀਤਾ? अल्कमी जो इसके साथ मिला हुआ गद्दार वजीर था, इसने उसको कत्ल करवा दिया कि तुम अगर अपनी कौम के नहीं हुए मेरे कैसे हो सकते। बहुत अच्छे। ये एक अच्छी मिसाल इसने कायम की। अच्छा जी, आते हैं सवालात की तरफ। शुक्र अल्लाह दा ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ गया। ये बताओ, नहीं तो मैंने तो लगता सी मैं वायलन भी जाऊं रखी हुई है। यार ये बताओ कि फतह करने के बाद कत्लो गारत करना ये कुछ जरूरी था क्या? तुम्हें किससे खतरा था? असल में ये जो कुछ मैं करता था ना जी, हाँ जी, ये जरा लोगों पे एक धाक बिठाने के लिए करता था। धाक बिठाने के लिए? पहले थोड़ी धाक बैठी हुई थी लोगों पे। लोग सारे इन्हें सीरियसली से लेंदे, जुगता करदे सी। जुगते। हाँ जो मक्कू ठप्पे होंदा। अब तुम बताओ बेवकूफ शख्स हाँ जी। कि दीगर मशागल में तुम इतने मसरूफ रहे कि तुम्हें पता ही नहीं क्या होने वाला तुम्हारे साथ। असल तो ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਹੀ ਸਨ, ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਸਫੀਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮਸਾਲਾ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਊਂਠ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ। ये फीकी तो ये तो बड़ी मजे की है। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा, अच्छा हलाकू खा बीच बीच सौ जाता है। लेकिन सर इसको तो लोग बुरे लफ्जों से ही याद करते हैं। गेड़ा जरा मैंने बुरे लफ्ज़ों से याद करता है ले मेरे सामने। नहीं, जुल्म और सितम की वजह से ये जितने बड़े बड़े कॉन्करर्स थे ना, ये सिर्फ एक शुगल के तौर पे इस सफर पे निकला करते थे कि लोगों को ताख्त व ताराज करते जाएं, लोगों को कॉन्कर करते जाएं। भाई सिकंदर से को पूछे, पागल के पुत्र तुम्हें मिला क्या यहाँ ने? वहां सिवाय मलेरिया के, बीमारी के, गर्मी के और जहर में बुझे हुए तीरों के तुम्हें क्या मिला यहाँ पे? उसी तरह तैमूर लंग भी वैसा ही था। ये मॉडर्न टाइम्स के जो कॉन्करर्स है ना, जैसे हमारे यहाँ ये देखो, ये अमेरिका अपनी फौज वहीं भेजता है जहां तेल मौजूद हो, वहीं भेजता है जहां उसको राहदारी की सहूलत चाहिए हो। सियानी और समझदार कौमें गन बोट डिप्लोमेसी किया करती थी, जैसे बरतानिया था। बरतानिया, फ्रांस, ये जाए ही वहां करते थे जहां इन्हें फायदा हो। अच्छा जी, मुस्तासिम बिल्ला साहब से एक और सवाल करते हैं कि अगर आप बर वक्त हथियार डाल देते जब ये आंधी और तूफान की तरह उठा था मंगोलिया से, हाँ जी, तो उसी वक्त अगर हथियार डाल देते तो अच्छे ना रहते? ਹਥਿਆਰ डाल ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? तो यकीन करो इस शख्स ਨੂੰ मैं ऊर लित्र फेरे बाकी बहुत मारा था। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। लेकिन यार तुम भी तो फिर बंदे पुत्र इधर गल करना, कोई अच्छी गल तो नहीं ना। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ।
یہ تو سر یہ سپیڈ کے ساتھ بغداد پہ آیا تھا. ہاں جی بڑی اس کو کہتے ہیں یہ آندھی کی طرح آیا کرتا تھا. یہ کانچ کسی نے کہتے ہیں بغداد روٹی کھول گئی ہے. سر ہلاکو مریا کیویں؟ ہلاکو کے مرنے سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ ہے تاریخ میں، لیکن وہ اس لیے مشکوک ہے کچھ کہ اس کے جو ڈیز اور ڈیٹس ہیں نا وہ ٹیلی نہیں کر رہے. اس کی موت 1265 میں واقع ہوئی، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انہی دنوں جب یہ بغداد کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا تو اس نے بڑے متکبر لہجے میں ایک دفعہ سارے سرداروں کو بلایا تو کہا کہ اپنے خدا کو آواز دو جو تمہیں میرے قہر سے بچائے. اور اس دوران یہ ایک لیمو ہاتھ میں لے کر نا، اس کو لیمو نچوڑ کے قہوہ پینے کا بڑا شوق تھا، تو لیمو یہ بار بار اچھالتا اور کیچ کرتا تھا جیسے گیند کے ساتھ کرتے ہیں، اور بیٹھا گھوڑے پہ ہوا تھا. تو اس کی یہ بات سن کر تمام سردار لرز اٹھے، لیکن اس دور کے ایک عالم امام یوسف جو بہت بڑے ائمہ میں سے، ہماری فقہ میں ان کا بڑا رول ہے، امام محمد اور امام یوسف جنہیں صاحبین کہتے ہیں، تو وہ بڑی بزرگی اور پیری کے عالم میں بمشکل کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تم جسے ریڈیکیول کر رہے ہو، تم جسے بہت ایزی لے رہے ہو، اس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ یہ لیمو جب تم اچھالو گے تو واپس آتے آتے اتنی دیر ہو جائے گی کہ تمہارا اسی دوران کلا کما ہو سکتا ہے. تو روایت یہ ہے کہ وہ بات سن کے دہل گیا اور لیمو نیچے گر گیا. یہ ایک دم لیمو کی طرف لپکا، اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا اور گھوڑا سرپٹ بھاگ نکلا. بہت خطرناک سا ٹیرین تھا، یہ مختلف چٹانوں اور نوکیلے پتھروں کے ساتھ اس کا سر ٹکراتا رہا. یہ بہت دیر مفلوج رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ انجام تھا اس جاہو حشم کا، اس دہشت اور ہیبت کا کہ جب لوگ، یہی تو کہتے ہیں نا کہ لوگ پاگل پنے میں، طاقت کا نشہ آپ کو باقاعدہ پاگل کر دیتا ہے جس طرح دولت کا نشہ. اسی لیے طاقت کے نشے میں سرشار ہر حکمران کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے، ایک نصیحت ہے کہ اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھو، کیونکہ اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت پرے کاہ سے بھی معمولی ہے. گھاس کی ایک چھوٹی سی جو پتی ہے اس کی حیثیت تم سے زیادہ ہو. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے فرہنگ آصفیہ. اچھا میرا بس چلے نا تو میں ہفتے میں کم از کم ایک شو صرف فرہنگ آصفیہ کروں. تھوڑی کی صلاح میں کلاس میں بیٹھا گا تمہیں باندھ کے بٹھائیں گے جیسے گالیور کو باندھا تھا نا, تمہیں بھی باندھیں گے. اچھا جناب, سب سے پہلے ہے حجامت. حجامت بنوانا, حجامت کروانا. جی جی. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ لفظ حجامت نہیں ہوتا, حجامت ہوتا ہے. حجامت ہے کے نیچے زیر ہے, اس کے اوپر زبر نہیں ہے. ہی جامت نہیں ہے, ہی شی جامت, حجامت. اور حجامت کے جو معنی مستعمل ہیں وہ درست نہیں ہے کہ بال کٹوانا, شیو بنوانا. حجامہ دراصل ہے جسم کے اندر سے گندا خون چمڑے کے کپ کے ذریعے نکلواتے ہیں نا, جو سر اس کام کو حجامہ کہتے ہیں. تو ہر چیز نو سائنس چ کیوں ہار دے؟ نہیں, یہ بڑی یہ فیکٹ ہے بھائی. عرب کلچر میں تو یہ بہت عام تھی, وہاں سے یہاں آئی. ایون انگریز اس کے بڑے قائل ہیں. یورپ میں بہت پاپولر ہے, کپنگ کہتے ہیں اس کو. کپنگ, کپس کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, اس سے پھر گندا خون اکٹھا ہوتا ہے, فاسد مادے اکٹھے ہوتے ہیں, خون کے ذریعے پھر وہ باہر نکالتے ہیں. اور یہ بہت صحت مند ایکٹیویٹی ہے. آڑو کے لیے تو ٹپ یوز ہوتے ہیں. ٹپ نہیں ہوتا یار, ٹب استعمال ہوتا ہوگا. اتھوں ہی تسی اندازہ لا لو کہ کنی کی توجہ دیندے ہیں اس سیگمنٹ تے. اچھا انہوں ٹپ تے کوئی اعتراض نہیں. ایک منٹ ٹھہرنا, اے میرے خیال اڈن لگا ہے. اچھا سر مینوں یہ دسو کہ جڑا حجامہ ہے, ہاں جی, یہ چنگا بھلا خون دا کم ہے کہ وہ فاسق مادے جو نکالتے ہیں. فاسق نہیں, فاسد. چلو فاسد لا لو, یہ جی پھر کٹنگ وچ کتھوں آ گئی؟ یہ ایک پریزمپشن ہے جو عام طور پر مؤلفین استعمال کرتے ہیں. ان کی چشم تصور سوچتی ہے کہ یہ ہوا ہوگا. اگر اجازت دے تو بتا دوں کہ اس نے کیا سوچا. چلو دس دو, یہ بھی دس دو. اس کا قیافہ یہ ہے, اندازہ یہ ہے کہ ایک شخص حجامہ کے لیے آیا ہوگا, اس کو کپ وغیرہ لگا کر
15-20 मिनट के लिए बैठना पड़ा होगा। इस दौरान उसने कहा होगा तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं, मैं काट देता हूं। अच्छा जी। तो उसने बाल भी तराश दिए। तो देखने वाले ने कहा कि हिजामत इसको कहते हैं। सर ये ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੀਸਰਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਬਰੇ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕੌਣ? ये डिक्शनरीज जब कंपाइल की जा रही होती हैं वो बंदे सिर से खलोते होंगे। तो वो उनका अंदाजा। भाई एक दिलचस्प बात, ये नाई का लफ्ज कहां से आया? कहां से सर? देखिए इसमें भी उसका अंदाजा है कि ये बच्चों की इख्तरा है। नाई कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम आम च जाओ सर, नाई नाई होएगा। नहीं नहीं, लफ्ज नाई जो है ना, इसकी एटिमोलॉजी दिलचस्प है कि ये जब बच्चों को हिजामत के लिए बिठाया जाता तो वो रोते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। ਸਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਮਗਰ ਪਾਗਲ ਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ। चुनाचे नाई जो है, ये नई 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 को आपने एक्सपैंड अगर कर दे तो वो नाई बन गया। जैसे एक बड़ा मशहूर राइटर है डेसमंड मॉरिस, वो भी नाई है सर। नहीं नहीं नहीं, उसने एक बड़ी दिलचस्प बात का सुराग लगाया था कि पूरी दुनिया में मां सिवाय चंद माशरों के अगर 7 अरब आबादी है तो 6.5 अरब लोग नहीं नफी को यूं बयान करते हैं, यूं। ये नहीं कहते होगे कि नहीं मैंने नहीं खाना, वो नहीं मैंने नहीं खाना। नहीं आड़ू कहते हैं सर, नहीं मैंने नहीं खाना। इस पे गौर किया वैसे कभी वाह वाह। कि आखिर क्या वजह है कि लैंग्वेजेस डिफरेंट है पूरी दुनिया में, हाँ जी, जबान मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो जेस्चर्स हैं एक जैसे इसके पीछे क्या कहानी है तो फिर सोचना पड़ता है, साइंटिफिक रीजन बतानी पड़ती है। इसकी ये तो एटिमोलॉजी नहीं है लेकिन एक हकीकत तो है ना। अब देखना ये कि बच्चा किसी भी मुल्क में हो, किसी भी माशरे का हो, वो नहीं यूं क्यों कहता है? हम बच्चे की कटिंग करावांगे ना, अगर वो कहेगा ना नहीं 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 तो नाई नु कहेगा तेरा नाल आ रहा है और कुछ नहीं कह रहा। नहीं नहीं, इसका जवाब दो ना, ये क्या है? इसका रिसर्च है, रिसर्च है और इसका बड़ा दिलचस्प जवाब है कि जब बच्चा दूध पीते हुए माएं फीड करती थी बच्चे को, तो बच्चे का जब पेट भर जाता ना तो वो दूध पीने से इनकार करता है, तो माएं जबरदस्ती पिलाती हैं। वो फिर कभी मुंह इधर कर लेता है, कभी इधर कर लेता है, फिर इधर करता है, फिर और माएं जब जबरदस्ती करती तो गुस्से में बच्चा यूं 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 करने लगता। ये उसका पहला जेस्चर है कम्युनिकेशन का, और उसने सीखा। क्या बात सर। तो जनाब अगर डेसमंड मॉरिस की बात पे आप यकीन कर सकते हैं तो फरंगे आसफिया क्या कहती है आपको? अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है हमजोली। लोग समझते हैं कि हिंदी का लफ्ज है, संस्कृत में जोली कोई लफ्ज नहीं है। चुनाचे ये जो मेल जोल से हम जोली है ना, ये अरबी से वारिद हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल है ये हम चोली है। हम चोली यानी जिनका वज़ा कता लिबास, उठना बैठना खाना पीना खेलना कूदना एक ही है, ये हम चोली हैं। लेकिन फरंगे आसफिया का इस्तदलाल है कि ये हम जोली है। जोली उम्र को कहते हैं। अब अगर देखें तो इस लफ्ज जोली के जो सौती असरात हैं, आपको लगता नहीं जैसे बंगाली लफ्ज है ये? हाँ जी हाँ जी। हम जोली हो सकता है बंगला से आया हो, तो जोली उम्र को कहते हैं। हम उम्री, हम उम्र को हम जोली बन गया हो। लेकिन अरब्स इंसिस्ट करते हैं कि जोल का मतलब खेल है। हम जोली वो होता है जिसके साथ आप खेल कूद में इन्वॉल्व होते हैं। फिर है एक लफ्ज जहेज। ये सही है सर। जहेज का मतलब क्या है? ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ। जहेज एक लानत है। जहेज एक बहुत बड़ी लानत है और ये अरबी जुबान से ये लफ्ज लिया गया है। ये उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता जिसके लिए मशहूर है। जहेज का मतलब है मौत। ओए होए। और ये जो डावरी जिसको कहते हैं, जो लोग शादी ब्याह पर उमरा अपनी बेटियों को दिया करते थे अयाम जहलियत में और दौरे हाजिर में भी ये इल्लत और ये जिल्लत मौजूद है, उसको जहाज कहते हैं। जहाज, जहाज। तो वो जो सामान लदा होता है, बहुत दूर से देखें तो कुछ जगरनॉट लगती है, जैसे को बहुत बड़ी सवारी, बड़ा स्टफ किया होता है एक ट्रक को, एक नहीं होता 4-5 ट्रक आगे पीछे खड़े होते हैं, तो वो जहाज कहलाता है। ट्रक के ढेले बाहर आए होंगे ने।
ਸਾਰੇ ਜਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? वो किसी गरीब आदमी ने थोड़ा दिया होगा ना, बहुत थोड़ा, उन्हें आधा जहाज देता तो देखने वाले ने कहा होगा ये जहाज नहीं भाई, ये तो जहेज हो सकता है। ਤੀਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? तो ये तीसरा है जिसने कहा होगा। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜੇ। बेटे अब ये हो चुका है गलतुल आम जी, अब यही कहा जाएगा, अब जहाज का, लेकिन असल जो इसका मंबा है, मंबा नहीं है, मंबा होता है। अच्छा मंबा जो है वो जहाज है। मंबा भी नहीं, असल लफ्ज इसके लिए जहाज था, उसको बिगाड़ते बिगाड़ते हमने जहेज बना दिया। माशरे की इज्तमाई मौत है कि हम चाहते हुए भी लाख कोशिशों के बावजूद, मीडिया, एजुकेशन, तलकीन, पंदो नसाए, इसके बावजूद जहेज की लानत को खत्म नहीं कर सके। मिर्ज़ा जहाज सर खोता रेडी ते आया सी नहीं, मिर्ज़ा साहब वाली भी ट्रक आया सी, कादा रेत दा भरिया। होता है ये गरीब गुरबा, ये अपनी बच्चियों को देने से बाज नहीं आते। छोटे मोटी चीजें दें, वो 4 देज के दे दें, कोई 2-4 बिस्तर दे दें, कोई 1-आध सिलाई मशीन दे दें, बस। कुड़ी ने होटल खोलना। सर ये जहेज की रवायत बहुत पुरानी है, बहुत कदीम, जिस तरह और बहुत सी बदियां बहुत कदीम हैं लेकिन माशरे में सरायत कर चुकी हैं, जैसे गीबत है। अगर आप देखें तो आपके माशरे में एक कैंसर के तौर पे फैलती जा रही। आप आजमाइशी तौर पे 5 बंदे 4 बंदे कहीं बैठ जाएं, आप किसी ऐसे भाई का तज़किरा शुरू कर देंगे जो वहां पे नहीं है, तो ये खामोश जहर है जो माशरे के अंदर फैलता चला गया और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। सर माहौल सीरियस हो गया, कोई अच्छा या शेर सुनाओ। अच्छा शेर, पुराना शेर होगा, वो पता थी सन। नासरा जुबैरी का शेर। वाह वाह, वो कहती हैं ये तेरी जुदाई की यादगार है वरना, वाह वाह वाह, ये तेरी जुदाई की यादगार है वरना, एक जख्म भरने में देर कितनी लगती है। वेलकम बैक। ख़ुदीनो हज़रात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म दिल लगी से। रफीक अली की निहायत शानदार कंपोजिशन गाया मैडम नूर जहां ने, पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, सुबह की खाते सी जनाब? ਸਵੇਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओए होए, बस वो परांठा फिर ही जांडे है जी। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। किस डॉक्टर की दवाई खिलाती रही हो? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ बैठा है। बात असल में ये है कि जब एक आप जो आपको मेडिसिन दिए कि 5 दिन 7 दिन 8 दिन, जब तक आप वो पूरा नहीं करेंगे कैसे आप ठीक होंगे? आप बाकायदा डिग्री वाले डॉक्टर हैं या अताई हैं? ये ताई पुणा कद है, पीछे नजर नहीं आ रहा है की लिखा है FCBS। FCBS क्या होता है? FCPS होता है। लेकिन साडा BS होता है। ये होता है फेलो ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। इन्हें कसम दुआ के पूछो, इन्हें ये तो पता है। हकीम साहब आपको किसी बात का नहीं पता, आप यहाँ लोगों को लूट रहे हैं। देखो जड़ी बूटियां नु कहन दिया लुटन दया, एडी मेहनत करके आफ्ताब साहब जंगलां 'च जाना पैंदा, कई बारी बांदर हथी पै जंदे आ। ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਪੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। अभी तुम कौन हो? ਮੈਂ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। तुम कितना पढ़े लिखे हो? ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? ਉਹ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ताया अबू ने क्यों कहा था ये? ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। एडी एडी महंगी दवाई दिंदे आ, देखो ना हुण ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ असर करेगी? ਹਾਏ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ? ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਸੀ? ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा अब आपकी कैसी तबीयत है? ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਘੜੇਲਾਂ ਜੀਆਂ ਫੇਰਦੀਆਂ। जी ਘੜੇਲਾਂ ਫੇਰਦੀਆਂ। हाँ कड़ीला दा मेरे को बेहतरीन इलाज है। होता क्या ये कड़िल होती क्या है? जो हम लोग हैं MBBS, इन लोगों को नहीं पता कि ये कड़िल्ले हम क्या दरियाफ्त करे कड़िल्ले। तुमने MBBS कहाँ से किया? यही कहीं से, किंग एडवर्ड से। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जी और किंग एडवर्ड होटल तो कीता जी, उत्थे ही हुंदा। हकीम साहब आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तू मोटा है, मैं तेरी इज्जत करना। और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से कर रखा है। डिग्री किधर है तुम्हारी? ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਘਰ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਾਂ। हाँ ये असल लहजा ये है तुम्हारा, ऐसे ही खाम खा मुहज्जब बन के ना हम पे जाली अक्स डाल रहा है। ये डॉक्टर हुंदे ही इस तरह दे जनाब,
सारे इस तरह नहीं होते, जो अताई होते हैं, जो जाली होते हैं, वो इस तरह होते तो हैं। सारे हकीम भी ऐसे नहीं होते। जी, हकीम के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूं, अच्छा डॉक्टर लाखों में एक होता है, अच्छा हकीम करोड़ों में एक होता ए मैं करोड़ा चू ही एक का हाँ जी। है। अच्छा ये बताएं, ये आगे रखा क्या हुआ है? ये दवाइयां और मैं खरबूजे लाए हैं। मेरा शहद 1 नंबर शहद था, फलाई दा शहद, किसका शहद? फलाई फलाई। फुलाई कहां से लाते हो? अब चुप हो गया, देखा पता नहीं ना फुलाई का शहद कहां से आता है। सानू भी किसी ने दसिया कि फुलाई दा है। क्यों इसे फुलाई का शहद क्यों कहते हैं? इन बोतलें पा के ना फुलाई दा हुंदा है। जनाब मेरे को 1 नंबर शहद था, छोटी मक्खी दा। तुम छोटी या बड़ी मक्खी को छोड़ो, मेरे को दरमियानी मक्खी दा भी शहद है। वो नहीं हुंदी खुसरा मक्खी। बताओ तो सही, ये कहां से लिया? फुलाई का शहद होता कहां है, ये तो बताओ। जनाब बस असी ले आने हैं फुलाई दा कहां शहद। से लाते हो? मल्तान तो लेके आईदा। मल्तान के इलाके में फुलाई दूर दूर तक नहीं होती। किथे हुंदी? ये पठवार के इलाके में होती है, दुआबे में होती है। ये भाई फिरदा ही रहंदा, इन्हू होर कोई काम नहीं। चलो तुसी दसो जनाब केड़े इलाके च हुंदी फुलाई दी शहद? यार ये चकवाल भरा पड़ा है फुलाई से। उत्थे ही लेके आया मैं जनाब। तुमने अभी मल्तान कहा था। हकीम साहब चाहे जिथे मर्जी जान, हकीम भावे उन्होंने पट्ठा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਿਫਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। वाह 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 वाह। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ। कब्रिस्तान है। जी जनाब, अद्धा होना था अद्धा साडा है। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख अताई डॉक्टर्स आप जैसे हैं। सिर्फ पंजाब में 2 लाख हैं, 50,000 के करीब लाहौर में। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੇ। है जी। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੇ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। तू इन्हू ठीक करके की करना नहीं दस। ਵੇ ਕੁਛ ਕਰ ਵੇ ਪੱਪੂ, ਕੋਈ ਦਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ। पप्पू हाँ जी। इन्हू सर्विस स्टेशन ले जा पुत्र। आपको मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक है जी। आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। 3 माह आपने ये मेडिसिन खाने हैं। और जी मेडिसिन खा खा के तो मेरा है हशर होया। ऐसे सीना सीना आए। नशा भी करते हो? असल बात ये नहीं बता रहा, ये नशा करता रहा। अच्छा, जब ये मेरे पास आया ये नशा ही था, लेकिन अब नहीं कर रहा नशा। पूछे ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਵੋ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨਿਆਲ। ਦਾਨਿਆਲ। ਹਾਂ ਜੀ। ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਬ ਚ ਚੁੜੇਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਚੁੜੇਲਾ ਨੂੰ। ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਜੋ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਇਆ। ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਈ ਆਪ ਘੋਟ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬਦਾਮ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨਿਆਲ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮ ਸਲੰਸਰ ਫੜਨਾ और दौड़ते कुत्ते ਨੂੰ टक्कर मारनी है, ठीक है? मैं आफ्ताब साहब सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्लिनिक कहीं शिफ्ट कर। क्यों? हकीम साहब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ यार, मेरी दुकानदारी पे बड़ा असर है। यानी आप इसे दुकानदारी कहते हैं? दुकानदारी कहना इन होर की कह दमा, इनू अपना अब्बा कह दमा, अपना ताया कह दमा, इन्हां दवाइयां नू अपनी अम्मी कह दमा। मैं पैसे कितने कमाता है ये एक दिन में? डॉक्टर साहब 30 तो 35 हजार रुपया कमाते जी एक दिन में? हाँ जी। अभी कोई इतना ज्यादा वो सर्कुलेशन नहीं है। 50,000 ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मेरे को डबल बेड लिया तू 50,000 मैंने दे दिया। हर वेले इत्थे आके मेरे को इंज बैठा होंदा सदका लैन आया तू। दानियल दवाई रहने दे, तू मेरे को साबुन ले जा। कितने बजे सुबह उठना है? 8 बजे। पुत्र तू क्यों उठना है? ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। नींदर नहीं है, जदों पैंदा कुत्ता ही पैंदा। दानियाल पुत्र, हाँ जी। तू ठीक होना चाहना? हाँ जी, फात हो जा। बेटा पप्पू, हाँ जी। इस तरह कर, नाल दी दुकान तो खमीरे गौजबान लेके आ। अच्छा जी, अच्छा। कि खमीरे कौजबान। हाँ, खमीरे गौजबान ठीक हो जाएगा पुत्र, घबराने वाली कोई गल नहीं। ले जी, आप जो मेडिसिन आपको दिए मैंने, आप खाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है जी, मैंने एक डॉक्टर। पेशेंट देखना है जरा,
मैंने उधर जाना है। ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ 500 ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਕੀਮ ਬਣ ਭੰਡ ਨਾ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਾਨਿਆਲ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਦੰਦ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਝਾਲਾ ਝਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਆ। ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਾਨਿਆਲ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਜੁਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦਾਨਿਆਲ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਟੇਰੇ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਕੋ ਲੰਡੇ ਦਾ ਬਟੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੋਰਾ ਵਾਲਾ ਬਟੇਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅਖੀਰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਖਵਾਨੀਆਂ। कुछ शैमा खुआने वाली नहीं भी होती है। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।